नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी पैदावार के लिए अदरक की फसल में जरूरी कार्य। मुर्गी की कड़कनाथ नस्ल की विशेषताएं और पालन का तरीका। अदरक की फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है और फसल की बढ़वार सही तरीके से होती है। इसके लिए फसल में कुछ जरूरी कार्य करें, जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और पौधे सुरक्षा उपायों को अपनाने की जरूरत है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जायसवाल। कि इस समय जो अदरक की जो फसल लगी हुई है वह दो स्थिति में है। एक तो करीब करीब जो है 30 से 35 दिन की अवस्था में है और दूसरा जो है वो 15 से 20 दिन की अवस्था में है। तो इस समय हमको जो महत्वपूर्ण जो ध्यान रखना है, पहली बात तो ये है कि अभी लगातार पानी गिरे हैं, जिसकी वजह से हमारी अदरक की अंकुरण होने के पश्चात थोड़ी सी अब बढ़वार शुरू हो गई है। और आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा अभी खरपतवार हमको दिखाई दे रहे हैं। और खरपतवार यदि है तो जैसी हमारी बतर कंडीशन मिलती है हमारी खेत की, तो हमको खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हम अपनी जो भौतिक विधियां हैं उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम खुरपी से या कुदाली से या गैती से हम जो है कचड़े को, अपने खरपतवार को निकाल दें। और आप सभी जानते हैं कि अगर खेत में खरपतवार है तो ये हमारी फसल के लिए बहुत बड़ा नुकसान करता है। यह हमारी जो अदरक के लिए जो तो हमने दिए हैं पोषक तत्व, उसका भी ये ग्रहण करते हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसके कारण हमारा जो अंकुरित और जो बढ़वार की स्थिति में अब आ रहा है फसल, तो ये प्रभावित होगा। खरपतवार का नियंत्रण कर लें और नियंत्रण करने के बाद हल्की मिट्टी उसमें जरूर चढ़ा दें, जिससे उसकी आगे की बढ़वार प्रभावित नहीं होगी। अदरक बरसात वाली फसल है, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अक्टूबर नवंबर माह में वर्षा नहीं होने की परिस्थिति में सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर माह में अदरक की गांठ बनती है और उसका विकास होता है। इसलिए अक्टूबर नवंबर माह में खेतों के अंदर अधिक नमी होनी चाहिए। हमको एक बात का और ध्यान रखना है कि इस समय हमने जो आधार खाद के रूप में जो पोषक तत्व दिए थे, तो उसमें हमारी नाइट्रोजन की मात्रा अभी बची हुई है, जिसको हम 2 या 3 भाग के रूप में देते हैं। तो जैसे आपकी जो है हम जो 35 से 40 दिन की अवस्था है ये बहुत अच्छी है, तो इस समय हमको 35 किलोग्राम नाइट्रोजन हमको इस समय अदरक में देना चाहिए, जिससे उसके आगे की वृद्धि जो है बहुत अच्छी हो जाए। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कई जगह क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा पानी गिरा है और पानी गिरने की वजह से जहाँ पर हमारे अदरक हमने लगाए हैं वहाँ अगर जल भराव की स्थिति है तो निश्चित रूप से जल निकास की व्यवस्था आप कर लें। नहीं तो क्या है, ये अदरक जो है बहुत नाजुक फसल होती है। यदि 2 से 3 दिन या 4 दिन पानी इसमें भर गया तो ये इसकी कंद जो है गलना शुरू हो जाता है, तो हमको जो है इसमें नुकसान हो जाता है। तो आवश्यक है कि आप जल निकास की इसमें व्यवस्था आप इसमें कर लें। किसान भाइयों, अदरक की फसल में जीवाणु मसलानी रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के कारण सबसे पहले निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती है, बाद में धीरे धीरे ऊपर वाली पत्तियां भी पीली पड़ जाती है। प्रकंद को दबाने पर उसमें से दूध जैसा पदार्थ निकलने लगता है और अंत में प्रकंद गल जाता है।
इस रोग के प्रबंधन के लिए बुआई से पहले प्रकंदों को 30 मिनट तक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 200 ppm के घोल में उच्चारित करके छायादार जगह में सुखाकर उपयोग करना चाहिए। खड़ी फसल में रोग से बचाव के लिए 1% बोड्रो मिश्रण या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का बेड़ों पर छिड़काव करना चाहिए। कि इस समय तापमान बढ़ रहा है और पौधे की बढ़वार अच्छी हो रही है, तो एक कीड़ा जो है ये बहुत परेशान करता है, जिसको हम तना बेधक के रूप में जानते हैं। इसका लार्वी जो है ये नुकसान पहुंचाता है और बढ़ते हुए जो हमारा पौधा है उसके तने के अंदर ये घुस जाता है और घुसकर इसकी जो फूड मटेरियल है, इसका जो भोज्य पदार्थ है, इसको खाने लग जाता है। तो किसान भाइयों, यदि आपको तना बेधक का लक्षण दिख रहा है तो इसके लिए नियंत्रण करना इसका बहुत आवश्यक है। तो जहाँ जहाँ इस तरह से हमको सूखे हुए पौधे दिख रहे हैं तो पहले छिड़काव हमको वहाँ पर करना चाहिए, जिसमें डाइम्यूथेट नाम की जो कीटनाशक दवा है उसका 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी के मान से हम घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। कि इस समय यदि हम जो लगे हुए खड़ी फसल है उसमें कीड़े एवं बीमारियों का हम अगर उपचार कर लेते हैं या पहचान कर उनका नियंत्रण कर लेते हैं और इसके साथ ही साथ पोषक तत्वों का इस समय अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित रूप से आगे हमारी अदरक की फसल बहुत अच्छी बढ़वार होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अगर आप भी बिजनेस शुरू कर हर महीने तगड़ी कमाई करना चाहते हैं तो आप खेती बाड़ी के साथ कड़कनाथ मुर्गा का कारोबार करें। ये काला मुर्गा दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुका है। आदिवासी इलाके में इसे काली मासी भी कहते हैं। इसका मांस सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। अपने औषधीय गुणों के चलते कड़कनाथ मुर्गे की बहुत मांग रहती है। ऐसे में इसके कारोबार से कड़क कमाई हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इसके पालन तकनीक के बारे में, जिसे हमारे बीच साझा कर रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार। मुर्गी जो पालते हैं, मुर्गी पालन का ही तरीका है कड़कनाथ का। कुक्कुट का एक प्रजाति है जो अपने ब्लैक मीट के लिए फेमस होती जा रही है। पहले से भी लोग जानते हैं। इसका खास बात यह है कि इसका जो मीट है वो उसमें प्रोटीन 25 से 70% है और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का, उसका बहुत कम मात्रा है, 0.7 to 1.02% तक होता है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय में मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गे की करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम नस्ल है। इसका दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज़्यादा तक होता है। चटक काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और इसकी मीट का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये स्पेशल होता है एडेप्टेबिलिटी के लिए। कहीं भी ये अच्छे से अनुकूलन करके रह सकता है। किसान को बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना बीमारी बहुत ज़्यादा फैलता है। तो ये एडेप्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है और इसके शरीर में
लगभग हर चीज़ ब्लैक होता है, यही इसकी पहचान है। इसका पंख, इसका चोंच, इसका स्किन, इसके फेदर्स, ये सारी चीज़ ब्लैक, कॉम, बैटल, हर चीज़ ब्लैक कलर का होता है। लोगों का पहले तो ये मध्य प्रदेश में ये प्रजाति वहाँ की ओरिजिनेटेड है। मध्य प्रदेश में काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास इसका ओरिजिन माना जाता है और कुछ ट्राइबल लोग इसको पहले पालते थे। धीरे धीरे ये पूरे देश में फैला है। आज हमारे प्रदेश में भी लोग इसके प्रति जागरूक हुए हैं और इसका पालन शुरू किए हैं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इसका कंजम्पशन बहुत बढ़ गया, लोगों में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो उसके चलते इस ब्रीड पे एक खतरा एक्सटिंक्शन का आ गया है कि ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो सरकार ने कड़कनाथ पोल्ट्री ब्रीडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो इस ब्रीड का पालन पोषण करे। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी की ये खास नस्ल पाई जाती है, जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में इसमें होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और अमीनो एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका खून, हड्डियां और पूरा शरीर काला होता है। ये दूसरी मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। जो भी आप पोल्ट्री फार्मर हैं वो अगर ये पालना चाहते हैं तो उसको पाल सकते हैं। इसका जो शरीर का वज़न है बिल्कुल अपना देसी मुर्गी की तरह है। जो नर मुर्गा है उसका वज़न 1.4 to 1.8 to 2 kg तक होता है और मादा जो है वो 1.4 to 1.8 kg तक होता है। और अभी जो फ़िलहाल इसका डिमांड है, सबसे ज़्यादा महंगा मांस इसका मिलता है। मुर्गी पालक किसान हैं जो मुर्गी पालते हैं वो इसको डीप लिटर सिस्टम में पालें तो अच्छा रहेगा। कुछ बेडिंग मटेरियल दे दें और हवादार घर हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, साफ़ सफाई हो और स्पेस कम से कम 1 to 2 स्क्वायर फीट पर बर्ड होना चाहिए। एक मुर्गी के लिए 1 स्क्वायर फीट से 2 से 2.5 स्क्वायर फीट तक का स्पेस अच्छा माना जाता है। इसके बाद जो इसका चूजा है बहुत जगह मिलने लगा है, पहले मिलता नहीं था, लेकिन अब लोगों की इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। तो जो भी मुर्गी का चूजा सप्लाई करते हैं लगभग वो पोल्ट्री यूनिट में भी इसका चूजा उपलब्ध है। किसान चाहे तो यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। चूजा मिलते ही आप उसका सबसे पहले जो चूजा का प्रबंधन तरीका है ब्रूडिंग, वो ब्रूडिंग सिस्टम अपनाएं और ब्रूडिंग में आप जो मुर्गी के चूजे के लिए करते हैं वही इसके लिए भी करना ज़रूरी है कि एक लाइट सोर्स होना चाहिए और खाने दाना का, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। टीकाकरण की ज़रूरत इसमें बहुत कम होती है। ये डिजीज़ रेसिस्टेंट ब्रीड माना जाता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ टीका लगा देना चाहिए, जैसे कि रानीखेत डिजीज़ का, गम्बोरो डिजीज़ का, फॉल पॉक्स का, ये टीका बहुत ज़रूरी होता है। कड़कनाथ 3 से 4 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं और करीब 5 माह में 2.5 किलो के हो जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को तैयार करने में करीब 200 रुपये का खर्च आता है और ये बाजार में 600 से 900 रुपये प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जिले के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के पशुपालन विभाग में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो जो एक चूजा का रिक्वायरमेंट है 10 से 15 ग्राम अनाज प्रतिदिन है, वो उम्र बढ़ने के साथ साथ वो रिक्वायरमेंट बढ़ते जाता है। एक सप्ताह में 5 ग्राम आप उसका दाना जो मिश्रण आता है पोल्ट्री फीड वो आप देते हैं, उसकी मात्रा आप बढ़ाते जाएं और एक एडल्ट बर्ड कम से कम उसका 70-80 ग्राम से 100 ग्राम तक पर डे वो खाना खाती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान तराई तथा मैदानी जिलों के अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सुझाव है कि सितंबर अरहर की पूसा 9 और शरद प्रभेद की बुआई उचास जमीन में करें। बुआई के 24 घंटे पूर्व 2.5 ग्राम थीरम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें और फिर बुआई के ठीक पहले उपचारित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। जिस किसान के पास सिंचाई की समुचित सुविधा हो तथा आलू की खेती करना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द खेत की तैयारी कर इसकी अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी में से किसी एक किस्म को ही लगाएं। 1 एकड़ में बुआई के लिए 12 क्विंटल बीज, 20 से 30 ग्राम के आकार का अंकुरित कंद तथा 40 किलोग्राम यूरिया, 70 किलोग्राम DAP, 80 किलोग्राम म्यूरिएट ऑफ पोटाश एवं 10 किलोग्राम गंधक की आवश्यकता होती है। बीज लगाते समय 2 कतार के बीज की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर तथा कंद से कंद की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। जो किसान इस समय हरा मटर की खेती करना चाहते हैं, वे इसकी अनुशंसित किस्म आर्केल की बुआई 25 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 15 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी पर मेड़ बनाकर ही करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 40 किलोग्राम बीज तथा 35 किलोग्राम यूरिया, 200 किलोग्राम SSP, 25 किलोग्राम म्यूरिएट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। धान की फसल में ब्राउन प्लांट होपर कीट की निगरानी करें। यह मच्छरनुमा कीट पौधा की पत्तियों एवं तने से रस चूसता है, जिससे पत्तियां सूखी हुई तथा भूरे रंग की हो जाती हैं। यदि कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इमिडाक्लोरोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। उड़द और मूंग की फसल में पीला मोजैक वायरस से ग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। बीमार पौधों की पत्तियों पर पीले सुनहरे चकत्ते पाए जाते हैं। बीमारी की उग्र अवस्था में पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। यह रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है, इसलिए रोग के विस्तार से बचाव के लिए इमिडाक्लोरोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पटना मेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना एवं अर्ली स्नोबॉल किस्मों की बुआई नर्सरी में करें। टमाटर की काशी विशेष, काशी अमन, स्वर्ण ललिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा किस्मों की नर्सरी उथली क्यारियों में कतारों में बुआई करें। सब्जियों की नर्सरी में लाही, सफेद मक्खी व चूसक कीड़ों की निगरानी करें। अगात मूली की बुआई करें। इसके लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, जौनपुरी, जापान सफेद, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत आदि प्रभेद अनुशंसित है। विगत माह रोपी गई फूल गोभी में आवश्यकता अनुसार निकौनी करें एवं फसल में पत्ती खाने वाली कीट की निगरानी करें। इस कीट के पिल्लू फूल गोभी की मध्य वाली पत्तियों तथा सिर वाले भाग को अधिक क्षति पहुंचाते हैं। शुरुआती अवस्था में ये पिल्लू पत्तियों की निचली सतह में सुरंग बनाकर एवं उसके अंदर पत्तियों को खाता है। इस कीट से बचाव हेतु स्पेनोसेड 48 EC दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में करें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एंकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती एवं अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित हैं। पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें और पशुओं को संतुलित आहार के साथ विटामिन और खनिज मिश्रण भी दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है
उसे पूछा है ग्राम भेलवा, जिला मधेपुरा के कृषक जगमोहन लाल ने। ये फूल गोभी की उन्नत रोपाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगमोहन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम फूल गोभी की जो मध्यम किस्म की किस्में हैं या जो मध्यम समय में बोई जाने वाली किस्में हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण किस्म है हमारी काशी अगहनी। ये भारतीय सब्जी अनुसंधान से निकली हुई है और 70 से 80 दिन में ये तैयार हो जाती है। ये मध्यम अवधि की है और इसका जो लगाने का ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई का उचित समय 15 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरा कर लेना चाहिए। और इसके अलावा और भी प्रभेद हैं जो हमारे बिहार राज्य के लिए उपयुक्त हैं, जैसे पूसा दीपाली है, काशी मेघानी है, काशी कुंवारी है। ये फूल गोभी की जो मध्यम किस्म की है। एक काशी गोभी 25 जो बहुत ही अच्छी है, जो बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य और झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ही विकसित की गई है। ये भी एक अच्छी है। मीडियम साइज का बुआई का समय है इसका 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में इसको रोपाई कर देनी चाहिए नर्सरी से। इसमें भी देखें, इसका उत्पादन जो देखेंगे, काशी गोभी 25 बहुत ही अच्छी वैरायटी है और अपने राज्य के लिए इसमें हम देखेंगे कि जो इसका जो उत्पादन है 250 से 280 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है और ये एक बहुत ही लाभकारी और अच्छी हमारे किसानों के लिए उपयुक्त है। क्योंकि तो रासायनिक खादों में हम देखते हैं कि रोपाई से पहले खेत में 115 केजी यूरिया और 90 केजी डीएपी और 40 केजी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करेंगे। इससे जो हमारी फसल है, जो गोभी है, उसका जो फूल बनेगा या गोभी बनेगी वो एकदम साइज में कलर आएगी। फसल को रोग और कीटों से बचाने के लिए रोपाई के पौध को उपचारित जरूर करें। इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10 से 15 मिनट तक पौधों को जड़ों को डुबा कर रखें। इसके बाद खेत में उठी हुई क्यारियों पर पौधे की रोपाई करें। रोपाई से पहले पौध को 2 ग्राम मैनकोजेब फंजीसाइड में प्रति लीटर पानी के हिसाब से डुबो के जड़ों को अच्छी तरह से 15 मिनट के लिए रख दे। उसके बाद पौध को 45 × 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए, जिससे 1 एकड़ में यदि हम माने तो मोटा मोटा 18 से 20 हज़ार पौधों की आवश्यकता होती है प्रति एकड़ के लिए। तो इसमें लगाने के बाद ये ध्यान रखते हैं कि खेत में पानी नहीं भरना चाहिए। यदि खेत में पानी भरेगा तो जड़ गलन वाली और तना गलन वाली बीमारी की समस्या आ जाती है। यदि खेत में ध्यान रखें कि जल निकासी की उचित व्यवस्था हो। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।